बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्क्वाड एकेडमी। यह हमारे ओ लेवल्स के हिस्ट्री के कोर्स की चौथी क्लास है। पिछली 3 क्लासेस के अंदर हमने 3 रिलीजियस थिंकर्स के बारे में कवर किया था, जो कि हमारा पहला चैप्टर था। और इस क्लास के अंदर हम मुग़ल एम्पायर के हवाले से शॉर्ट हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बुक मुग़ल एम्पायर के हवाले से फोकस्ड नहीं है, बल्कि उन इवेंट्स के हवाले से फोकस्ड है जिन्होंने शेप अप किया आगे जाके पाकिस्तान को, जिनकी वजह से ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गए। तो इस चैप्टर का नाम ही डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर है। मतलब इसमें मुग़ल एम्पायर की डिटेल्स नहीं है, बल्कि पूरी बुक हमारी जो है उस तरफ फोकस्ड है कि ऐसे कौन से इवेंट्स हुए जिसकी वजह से इंडिया को ब्रिटिश से और पाकिस्तान को इंडिया से इंडिपेंडेंस हासिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी धुंधली सी तस्वीर है, लेकिन मैं आपको ये नरेट कर देता हूँ। सबसे पहले लिखा बाबर, फिर लिखा है हुमायूं, फिर लिखा है अकबर, फिर लिखा है जहांगीर, शाहजहां और फाइनली औरंगज़ेब। ठीक है, ये फ़िलहाल 6 नाम है। ये 6 मुग़ल एम्परर्स वो हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रहे हैं। औरंगज़ेब के बाद स्ट्रॉन्ग नहीं रहा मुग़ल एम्पायर, वीक होता चला गया। मतलब औरंगज़ेब के दौर के अंदर ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो गए थे। तो उसके बाद औरंगज़ेब का दौर ख़त्म होते ही मुग़ल एम्पायर को हर तरफ से जो कॉन्फ्लिक्ट्स औरंगज़ेब के एम्पायर के एंड तक थे, वो तो औरंगज़ेब के बाद कोई सस्टेन नहीं कर सका मुग़ल एम्पायर, और हर तरफ से जो है मुग़ल एम्पायर पर अटैक्स होने लग गए और वो ख़त्म हो गया। इवेंचुअली 1857 में जाके ऑफिशियली ख़त्म हो गया था मुग़ल एम्पायर, जिसके आखिरी रूलर थे बहादुर शाह ज़फ़र II। ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र I जो है वो औरंगज़ेब का बेटा था। अच्छा, सबसे पहले बाबर, ठीक है, मुग़ल एम्पायर के पहले। अच्छा, इसको आप यूँ भी याद रख सकते हैं, इनके इनिशियल्स उठा लें, BHAJSA, तो इट वुड बी लाइक समथिंग भजसा। तो इसको यूँ याद रखें, भजसा। बस ये याद रखिएगा कि पहला ए जो है वो अकबर का है। ठीक है, तो फर्स्ट बाबर की अगर लीनिएज देखी जाए तो मंगोल्स थे जो चंगेज़ खान के डिसेंडेंट्स हैं, सारे वो मंगोल्स कहलाते हैं। लेकिन मंगोल्स फिर मुसलमान हो गए और पर्शिया के अंदर मंगोल्स का नाम मुग़ल हो गया। तो फिर ये मुग़ल रूलर्स हैं सारे, और भी जगहों पे थे ये, लेकिन हमारे उनसे ये वो लाइन है जो कि हिंदुस्तान में दाखिल होगी। तो बाबर के 4 फादर्स के अंदर जो मशहूर मुग़ल एम्परर गुजरा है वो है तैमूर, जो कि पर्शिया के अंदर जिसका जो है ना असर वसूख था, और अफ़गानिस्तान वाले इस सारे एरिया के थ्रू बाबर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला समझ लो एशिया का सेंटर है ये। ठीक है, एशिया का सेंटर है ये, हमारा ईस्ट की साइड है मैप के ऊपर, नॉर्थ की साइड है, नीचे साउथ की साइड है, और वो साइड हमारी वेस्ट की साइड है। ठीक है, अब आप यहाँ ज़रा देख लें, ईस्ट की साइड पे आपको यहाँ मुल्तान अगर नज़र आ रहा हो, ये मुल्तान लिखा हुआ है। मुल्तान से थोड़ा, मुल्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन तब जबकि ये बात है तब पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान ही था। तो हिंदुस्तान से इस तरफ आ जाओ तो ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, काबुल, कंदाहार, ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, डिस्कस होगा अभी अब आगे कंदाहार। ठीक है, और ये हिस्सा फिर इस तरफ पूरा ईरान है, इराक है, तो ये पूरा पर्शिया का हिस्सा आप कह लें इसको। तो जो मुग़ल्स का जो असर वसूख फैला वो समझ लें आप, ईस्ट के नॉर्थ साइड से मंगोलिया से होते हुए मुग़ल इस तरफ स्ट्रेच हुए, चाइना की तरफ स्ट्रेच हुए, और यहाँ से स्ट्रेच होते होते बाबर जो है वो तुर्किस्तान का रूलर, उसने काबुल में पहले इस्टेब्लिश किया। तुर्किस्तान इस तरफ है कहीं, तो वहाँ से काबुल के अंदर पहले इस्टेब्लिश हुआ, और काबुल से खैबर पास के रास्ते हिंदुस्तान दाखिल हुआ, और हिंदुस्तान के अंदर लोधी डायनेस्टी थी, तब उसको शिकस्त दी लोधी डायनेस्टी को। ये हिंदुस्तान का मैप है। तो वो जो पिछला मैप दिखा था वहाँ कंदाहार था, काबुल था, तो ये अफ़गानिस्तान का एरिया, और वहाँ से काबुल से होते हुए, खैबर पास से होते हुए बाबर जो है दाखिल हुआ हिंदुस्तान के अंदर। तो ये पूरा हिंदुस्तान का एरिया है। तो पहले बाबर हुमायूं के दौर में इतना कॉन्कर हुआ मुग़ल एम्पायर, फिर बाद में एक्सटेंड हुआ अकबर के दौर में ये येलो शेडेड एरिया तक, और जो मैक्सिमम गया है मुग़ल एम्पायर वो गया है औरंगज़ेब के दौर तक। और औरंगज़ेब के दौर के बाद फिर मुग़ल एम्पायर वीक होता चला गया। औरंगज़ेब के दौर में ही बहुत सारे जो है रिबेलियंस, मतलब औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले बहुत सारे ग्रुप, सिख, जट, राजपूत, और सबसे ख़ास बिलखुसूस मराठा, दक्कन की तरफ से जो है ना दिल्ली की तरफ सबसे ज़्यादा प्रेशर मराठास का था। दिल्ली बोलूँ तो मतलब जहाँ पर दिल्ली, आगरा, यहीं पर सारी जो है ना हुकूमत यहीं से चलती थी। तो जिसने दिल्ली फ़तह किया तो उसने हिंदुस्तान का सेंट्रल हिस्सा फ़तह कर लिया। अब जब बाबर इंडिया आया 1526 में,
तो 1526 का वो ईयर था। बाबर का नाम था ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। इसने फाउंड किया मुग़ल एम्पायर। बाबर जब आया तो वो तुर्किस्तान से में इस्टेब्लिश था, फिर वहाँ से जैसा मैंने आपको बताया काबुल में इस्टेब्लिश हुआ अफ़गानिस्तान में, और वहाँ से फिर खैबर पास से होते हुए जब हिंदुस्तान दाखिल हुआ तो तब हिंदुस्तान का सुल्तान था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 से हिंदुस्तान का सुल्तान था। तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी। आपको 3 मिलेंगी। पहली बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी की आर्मी को शिकस्त दे दी और इब्राहिम लोधी को मार दिया और अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन बाबर ज़्यादा अरसे हुकूमत नहीं कर सका। बाबर 4 साल ही, मतलब 1530 तक ही, 1526 से स्टार्ट हुआ, 1530 तक ही हुकूमत कर सका। उसके बाद बाबर गुजर गया और उसका बच्चा हुमायूं, और उसने सक्सीड किया। सक्सीड करना मतलब बाद में आना। बाबर के बेटे हुमायूं ने आगे एम्पायर को संभाला। अच्छा, हुमायूं का दौर फिर शुरू होता है। हुमायूं का दौर 2 हिस्सों में रहा है, लेकिन पहला हिस्सा ही मैटर करता है। दूसरा हिस्सा खुद हुमायूं ने इतना नहीं देखा, फिर उसकी जो आल औलाद में से रूल किया, लेकिन हुमायूं ने नहीं देखा। वो हिस्सा 1 ही साल रहा उसके बाद। तो सबसे पहले बाबर के बाद जो हुमायूं ने रीन किया, 1530 से 1540 तक रूल किया हुमायूं ने। लेकिन उसके बाद अफगान चीफ शेर शाह सूरी, उसकी हुमायूं से बैटल हुई। देखो ये शॉर्ट हिस्ट्री बहुत स्पीड में जा रही है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं, पूरी पूरी किताबें लिखी गई इन पे। तो अफगान चीफ शेर शाह सूरी जो कि अफगानिस्तान के रास्ते आया, उसकी हुमायूं के साथ बैटल हुई। हुमायूं ने बहुत सारी टेरिटरीज लूज कर दी और हुमायूं खुद पर्शिया चला गया। पर्शिया जो कि मैंने बताया था आपको, हिंदुस्तान का दूसरा मैं बताने से पहला जो बताया था पर्शिया था। तो हुमायूं से पहले बाबर ने सफ़ावीद और ऑटोमन्स की हेल्प ली, मतलब उस्मानी खिलाफत से हेल्प ली, ठीक है। अगर मैं पीछे थोड़ा सा और चला जाऊँ, एक चीज़ मैं मिस कर गया, आपको ये बताना मिस कर दिया। देखो ये वाला हिस्सा पूरा पर्शिया का है, ठीक है। पर्शिया से और वेस्ट की तरफ आ जाओ तो ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा तुर्की का है, और ये तुर्की का ये जो एरिया है, आप इस एरिया के अंदर उस्मानी खिलाफत जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, मतलब काफ़ी पहले से हो चुकी थी उस्मानी खिलाफत के अंदर। अगर आप देखें तो इर्तुगरल समझ ले, इर्तुगरल के बेटे उस्मान से उस्मानी खिलाफत का आगाज़ हो गया, और उस्मान के बाद जो है फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल जो फ़तह किया था 1595 में, आई थिंक फ़तह किया था उन्होंने, सुल्तान महमूद फ़ातेह ने। अच्छा, तो यहाँ उस्मानी खिलाफत है। ये वाला एरिया देखिए अगर पर्शिया से नीचे की तरफ, तो ये किंगडम ऑफ अरेबिया है। किंगडम ऑफ अरेबिया उस्मानी खिलाफत। उसके बाद सारा जो वेस्टर्न एरिया है ना, मतलब अरबी के किंगडम ऑफ अरेबिया के बाद वाला इस तरफ मैप में जो नहीं आ रहा, वो फिर पूरा अफ्रीका है, ठीक है। कायरो लिखा है इजिप्ट, इजिप्ट के साथ फिर आगे पूरा अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद पूरा यूरोप शुरू हो जाता है। ये तुर्की के बाद पूरा आगे यूरोप शुरू हो जाता है। तो सफ़ावीद जो थे वो पर्शिया में थे, और उस्मानी जो थे वो टर्की में थे। तो इनकी मदद से बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी। और फिर बाबर के बेटे हुमायूं ने, बाबर ने 4 साल फिर रूल किया, बाबर के बेटे फिर हुमायूं ने 10 साल रूल किया, 1530 से 1540। उसके बाद अफगान चीफ शेर शाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दे दी, टेरिटरीज ले ली हुमायूं की बहुत सारी, और हुमायूं लीव कर गया, हुमायूं चला गया और वो पर्शिया चला गया। लेकिन उसके 15 साल बाद हुमायूं के, देखो हुमायूं के दौर में हुमायूं को अपने ब्रदर से भी, भाइयों से भी अपोजिशन फेस करनी पड़ी थी। खैर, हुमायूं ने फिर दोबारा रीगेन कंट्रोल दोबारा कब किया? 1555 में। किनके जरिए, किनकी मदद से? सफ़ावीद की मदद से। पर्शिया में सफ़ावीद थे, और इस दफ़ा वो आया तो दरबार, बादशाह के दरबार में बहुत सारे पर्शियंस भी आ गए। पर्शियंस नोबल लोग, मतलब पर्शिया के आया फ़ारसी ज़बान का। और फिर उर्दू ज़बान के अंदर और किससे मिलके बनी है? हिंदी। हिंदी इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की सोसाइटी की जो ज़बान थी वो और पर्शियन मिला के कुछ बनी, और साथ में उर्दू ज़बान के अंदर अरबी का भी इन्फ्लुएंस है। अरबी और फ़ारसी के अंदर भी आपस में इन्फ्लुएंस है, और फिर अरबी ज़बान एक तरह से इस्लामी ज़बान भी कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि अरबी में कुरान लिखा गया है, तो अरबी की नॉलेज वैसे ही कुरान पढ़ना सीखने की वजह से भी है मुसलमानों को। तो उर्दू ज़बान जो है वो फ़ारसी, अरबी और हिंदी ज़बान के मिल के बनी है उर्दू। इसीलिए उर्दू लश्करी ज़बान भी कहलाती है कि लश्कर आए गए, एक दूसरे से कोई ना कोई वर्ड सीखे और एक पूरी ज़बान बन गई। तो हुमायूं 1555 में रीगेन तो कर गया, पहले 10 साल हुकूमत की, उसके बाद 15 साल के लिए समझ लो ऑफ हो गया, पर्शिया चला गया। उसके बाद रीगेन किया कंट्रोल, जो शेर शाह सूरी को टेरिटरीज लूज हो गई थी, दोबारा वो सफ़ावीद की हेल्प से रीगेन कर ली। लेकिन फिर एक ही साल जो है ना वो जी पाया, या उसी साल एक साल ज़्यादा जी पाया। मतलब अपनी लाइब्रेरी से उतर रहे थे तो अपने गाउन में, अपने जब्बे के अंदर ही पाँव में लड़खड़ा के
पाँव जब्बे में आ गया और वो लड़खड़ा के गिर गए और वही कॉज ऑफ डेथ थी। लाइब्रेरी से देखो, पढ़ते थे तब के बादशाह लोग, मतलब ऐसे नहीं थे कि फुल अय्याशी चलिए, वो हुनर था उनके पास, पोएट कोई ना कोई शायर होता था, हंटिंग जानते थे, पूरी वॉर की स्ट्रेटेजी जानते थे, आर्किटेक्ट्स भी होते थे, मतलब माइंड उनका कंस्ट्रक्शन वगैरह के हवाले से था। ताजमहल, मोती मस्जिद, बादशाही मस्जिद, ये सब कुछ उसी दौर के हैं सब। तो हुमायूं के बाद फिर BHA अकबर, ठीक है, हुमायूं के बाद दौर आया अकबर का, जलाल उद्दीन अकबर। लेकिन अकबर इसलिए कि BHA और अकबर के नाम से ही मशहूर है। तो इन 1556 जलालुद्दीन अकबर ने जब सक्सीड किया हुमायूं को, तो उनकी एज थी अकबर की 13 साल। इतनी छोटी एज में कोई ना कोई जो है वो असिस्ट करने वाला होना चाहिए। तो जलालुद्दीन अकबर के जो असिस्टेंट थे, मेन जो असिस्ट करते थे, उनको रीजेंट बैराम खान, उन्होंने मदद की कि अंपायर शुरू में किस तरह इंटीग्रेट हो, मतलब जुड़ के रहे। और अकबर फिर जब बड़े हो गए तो वही उनके दौर में अंपायर एक्सटेंड हुआ, गोदावरी रिवर तक एक्सटेंड हुआ। वो अभी मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। ये अंपायर समझ लो यहाँ तक अगर था ना बाबर हुमायूं के दौर में, तो फिर अकबर के दौर में यहाँ तक चला गया, अहमदनगर, दक्कन से ऊपर तक, ठीक है। तो अकबर का जो मिजाज था वो ये था कि यूनाइट करे किसी तरह, तमाम रिलीजन्स को यूनाइट करे किसी तरह, जितने भी थे हिंदू मुस्लिम और सब, उनको यूनाइट करे। उसके लिए अकबर ने एक दीन निकाला, दीन इलाही के नाम से। अब वो दीन इलाही के अंदर कोशिश ये की गई कि जो भी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं हिंदुओं के ख़िलाफ़ वो कम कर दी जाएं और किस तरह जोड़ दिया जाए, ठीक है। लेकिन वो दीन इलाही जो है ना अनपॉपुलर रहा, मतलब इतना पॉपुलर नहीं रहा, क्योंकि कोई भी जैसे अपने मज़हब को फॉलो करता है ना, और तब भी मतलब जो दीनी इख्तिलाफ थे वो बहुत ज़्यादा गहरे थे। तो जो भी अपने दीन को फॉलो करता है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो दोनों दीनों की तरफ से, इस्लाम और हिंदुज़म दोनों में से कॉम्प्रोमाइज़ बन के कोई निकले तीसरा, तो वो इतना पॉपुलर होगा नहीं। तो वो हुआ भी नहीं। अकबर की मौत के साथ वो दीन भी ख़त्म हो गया, दीन इलाही, ठीक है। अकबर की जो हुकूमत रही है ऑलमोस्ट 50 साल रही है, मतलब तुम देखो 1556 से 1605 तक, ये 49 ईयर्स बनते हैं, आप ऑलमोस्ट 50 गिन लें इसको। दो ही लोगों ने ऑलमोस्ट 50 साल हुकूमत किया मुगल्स में, एक अकबर और एक औरंगजेब। अकबर के रिलीजियस रिफॉर्म्स, दीन इलाही तो एक है ही, उसके अलावा और देख लें, अकबर ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, मतलब जो कैदी हैं उनको फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करने से मतलब मना कर दिया। इसके अलावा ही एबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स, अगर कोई अपने मजहबी त्यौहार के लिए किसी जगह पर आ रहे हैं तो उस पर कोई किसी किस्म के टैक्स थे वो ख़त्म कर दिए हिंदुस्तान में। इसके अलावा ही एबॉलिश जिजिया, जिजिया वो टैक्स जो कि किसी इस्लामी रियासत के अंदर अगर इस्लामी हुकूमत नॉन मुस्लिम से जो टैक्स लेती है वो जिजिया कहलाता है, तो वो ख़त्म कर दिया अकबर ने। अकबर ने इस्टेब्लिश किया हाउस ऑफ वर्शिप, इबादत खाना, जहाँ पर आके दीन इलाही के हजरात जो है ना इबादत करें, हर किस्म के लोग आके इबादत करें। ही इशूड इनफॉलिबिलिटी डिक्री, मतलब उलमा की ताकत, जो उलमा दीन थे इस्लाम के, उनकी ताकत जो है ना कम कर दी, कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर उनका रोल कम कर दिया। मतलब फाइनली इनफॉलिबिलिटी डिग्री से मुराद ये थी अकबर ही जो बोलेगा वही होगा, सुन ली जाएगी, मशवरा हो जाएगा, डिबेट होगी, लेकिन अकबर जो बोलेगा वही होगा। ही फाउंडेड न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही, और ही फॉरबिड द किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑन सर्टेन डेज, मखसूस दिनों में अकबर ने टोटली किसी भी एनिमल की किसी सूरत की भी किलिंग मना कर दी थी, ठीक है। दीन इलाही जो अकबर का रिलीजन था उसके कुछ नुकात, एक तो ये कि खुदा एक है, सबसे बड़ा वही है। इट्स फॉलोअर्स, मतलब दीन इलाही के फॉलोअर्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना रिलीजन और अपनी ज़िंदगी एम्परर के नाम कर देंगे। और तब का एम्परर कौन था? अकबर था। तो मतलब अपने ज़िंदगी, माल, जान, मज़हब सब कुछ अकबर के नाम कर देंगे, जैसा वो कहेगा वैसे ही होगा। फॉलोअर्स शुड नॉट अप्रूव ऑफ चाइल्ड मैरिज, एक बूढ़े की बच्चे से मैरिज ये डिसअप्रूव कर दी थी दीन इलाही के अंदर के। जो भी दीन इलाही के फॉलोअर्स है वो चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे, ठीक है। When they meet one should say, अच्छा जब भी दीन इलाही के फॉलोअर्स मिलेंगे आपस में तो उनकी ग्रीटिंग क्या होगी? मिलने वाला कहेगा अल्लाहु अकबर, और जो जवाब देने वाला होगा वो कहेगा जल्ल जलालहू। अब यार देखने में तो बड़ा इस्लामिक से कलमात लग रहे हैं, ये ना तो हिंदू ग्रीटिंग्स है और इस्लामिक ग्रीटिंग्स भी नहीं है, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जिस तरह होती है मुसलमानों में, तो ये लग रही हैं लेकिन है नहीं। डीप डाउन देखें, अल्लाहु अकबर अल्लाह की तारीफ है, लेकिन इसमें अल्लाहु अकबर के जवाब में सुभान अल्लाह हो जाता। ये जल्ल जलालहू से क्या मुराद? देखा, अकबर और जल्ल जलालहू
ये इसके दोनों के मतलब बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसके बारे में फिर एक ये सस्पेशन ये भी है कि भाई इसमें अकबर का पूरा नाम आ रहा है, जल्ल जलालुहु मतलब जलालुद्दीन, और अकबर अल्लाह अकबर के अंदर अकबर, तो अकबर का कहीं ना कहीं नाम जुड़ा हुआ है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशन, बाकी दिलों के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन ये छलकती है, हिस्टोरियंस का कहना है इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह ग्रीट करेंगे ये दीन वाले। एज फार एज पॉसिबल, जिस हद तक पॉसिबल हो, द फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन शुड नॉट ईट मीट, जिस हद तक पॉसिबल हो दीन इलाही के फॉलोअर्स गोश्त ही नहीं खाएंगे। एवरी मेंबर शुड अरेंज अ फीस्ट एट अकबर्स बर्थडे एंड गिव चैरिटी, और अकबर की जब बर्थडे होगी, जब सालगिरह होगी, तो तमाम दीन इलाही के फॉलोअर्स मिलेंगे, दावतें करेंगे और सदका खैरात चैरिटी वगैरह करेंगे। अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। अकबर का दौर ख़त्म होता है 1605 में, और अकबर के बाद अकबर के जो सक्सेसर हैं वो हैं जहांगीर, शहजादा सलीम। इनका नाम था नूरुद्दीन सलीम, ऑल्सो कॉल्ड जहांगीर। इन्होंने रूल किया तकरीबन 22 साल, हाँ 1605 से लेकर 1627 तक इन्होंने रूल किया, जब तक 1627 में इनकी डेथ हो गई थी। तो मुगल एम्पायर कंटिन्यूड टू एक्सपेंड। अब जहांगीर के, अकबर के बाद जहांगीर के दौर में भी एक्सपेंड होता रहा। अकबर ने वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर छोड़ा था और वो और एक्सपेंड होता रहा, ठीक है। हाउएवर इन 1615 जहांगीर का वो दौर है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी साइन की थी मुगल से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब थी? सन 1600 में, 1600 में, ठीक है। उससे पहले पोर्चुगीज वगैरह की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो सन 1600 में बनी थी। और इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम जमाना शुरू कर दिए थे 1608 से समवेयर, ट्रेडिंग करना थोड़ी बहुत शुरू कर दी थी, लेकिन 1612 में बादशाह की तरफ से परमिशन मिल गई थी और 1615 में ट्रीटी साइन हो गई थी। मतलब एक्सक्लूसिवली ट्रेड करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हुकूक है। किसी भी बाहर का कोई फॉरेन ट्रेडर है तो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसके पास पूरे हुकूक है ट्रेडिंग करने के, ऑफिशियली मुगल कोर्ट से मिले हुए। सर थॉमस रॉ जो है वो नुमाइंदे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश आए हुए, जिन्होंने जहांगीर के साथ ये ट्रीटी साइन की। लेटर द ब्रिटिश वुड इवेंचुअली ओवरथ्रो द मुगल्स, और यही वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फाइनली ओवरथ्रो कर जाएगी पूरे मुगल एम्पायर को, सीट से हटा देगी, ठीक है। हल्का हल्का करके पहले कदम जमाएगी, स्ट्रांग होगी, फिर इधर उधर से अटैक होंगे, अफगानी अटैक होंगे इधर उधर से, और उसके अंदर से बहुत सारी फूट पड़ेगी, फाइनली वीक हो जाएगा मुगल एम्पायर। उसके बाद सब इतने बिखरे हुए होंगे, इतने डिवाइडेड होंगे कि ब्रिटिश राज जो है स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके बाद ब्रिटिश ओवरथ्रो कर देंगे मुगल एम्पायर को। 1857 के अंदर वो आप देखेंगे आगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से आएगा, और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में तमाम हिंदुस्तान के तमाम लोकल स्टेक होल्डर्स जो रहने वाले थे वो मिले थे और उन्होंने वॉर की ब्रिटिश के साथ, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। खैर, तो वो बात की कहानी है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अलाउ किसने किया? जहांगीर ने।